नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार कोटर और स्वागत है आपका एन के मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक, क्लास की बुक। ये एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों, आगे के जो चैप्टर हैं उनमें अपन को क्या किसी इक्विपमेंट्स जैसे ज्योमेट्री सामान है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसके पीछे के जो चैप्टर हैं, चैप्टर 12 से लेकर 2-4 चैप्टर है शायद। चैप्टर 12 से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से लेकर के चैप्टर 15 तक, इन चैप्टर के जल्दी भी कवर हो जाएंगे। और इसमें क्या है, अपन को किसी इक्विपमेंट से ज्योमेट्री सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम इनके चैप्टर 12 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे ही वृत्त का नाम आता है, अपने दिमाग में एक आकृति आती है, गोलाकार चूड़ी आकार की आकृति। वो वृत्त वाली आकृति बनती कैसे है? क्या वो एक लाइन है? नहीं, वो एक लाइन नहीं है। देखिए उस वृत्त में वो वृत्ताकार आकृति कैसे बनती है। जैसे ही अपन ने कोई भी एक निश्चित बिंदु ले लिया, लगता है आज अपना ये मार्कर साफ नहीं दिखा है, इसलिए अपन रेड मार्कर से काम चलाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे अपने कोई एक निश्चित बिंदु ले लिया, कोई भी एक निश्चित बिंदु ले लो समतल जगह पर, कोई भी समतल जगह पर एक निश्चित बिंदु ले लिया। उस निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित कुछ बिंदु है। वैसे इस बिंदु के चारों तरफ कोई से बराबर किसी भी दूरी पर बिंदु हो सकते हैं, लेकिन अपन को इस बिंदु से बराबर चारों तरफ समान दूरी वाले बिंदु देखने हैं। माना कि इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है, उसी हिसाब से इस निश्चित बिंदु के 4 सेंटीमीटर चारों तरफ समान समान दूरी के बिंदु लेनी है। तो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित कोई 4 सेंटीमीटर वाला यहाँ बिंदु है, तो एक 4 सेंटीमीटर वाला बिंदु यहाँ पर है। उसी प्रकार से इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे कोई एक बिंदु यहाँ पर है, फिर उसी हिसाब से 4 सेंटीमीटर वाला कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ यहाँ यहाँ। इस हिसाब से इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु है। और जब उन सब समान दूरी के बहुत सारे बिंदुओं को, जब बहुत सारे बिंदुओं को मिला दिया जाता है, जैसे एक बिंदु यहाँ पे इस जगह पे, फिर अपन यहाँ जगह खाली है, तो चारों तरफ अपन ने समान समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु रख दिए। अब जैसे जैसे अपन ने इन बिंदु को बढ़ाते गए, वो उसी समान दूरी पर इन बिंदु को बढ़ाया है। अपन ने यहाँ पर लाइन नहीं बनाई है, समान दूरी के जो बिंदु थे उन बिंदुओं को भरा है। फिर अगर बहुत सी और जगह खाली है, तो उन सारे बिंदुओं को भर दो। उस हिसाब से जब अपन बराबर सारे सारे बिंदुओं को भर देते हैं, इस निश्चित बिंदु के समान दूरी के इस सभी बिंदु को जब अपन भर देते हैं, तब जाके अपन को एक लाइन नजर आती है, और वो लाइन कहलाती है वृत्त। उसी प्रकार से जैसे अपन ने यहाँ पर लाइन नहीं बनाई, केवल जो इसके समान दूरी के जो स्थित बिंदु थे उन बिंदुओं को निर्देश किया है, उन बिंदुओं को पॉइंट किया है, और उन बिंदु जब सारे बिंदु पर जाते हैं, तब जाके अपन को एक लाइन नजर आती है। और वही एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है, वो कहलाती है अपना वृत्त। उसी प्रकार से जिस इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो सभी हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लो कोई सड़क है, ये अपन ने एक सड़क ले ली, ये सड़क अपन को एक काली पट्टी जैसी नजर आती है, जबकि अपन उसको नीचे बैठ कर गौर से देखेंगे तो काली पट्टी नहीं है। उसमें अपन नीचे बैठ कर देखेंगे तो छोटे 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 क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। वो छोटे छोटे कंकड़ के जो टुकड़े होते हैं, उनको वो मिला करके एक काली पट्टी नजर आती है। काली पट्टी क्यों नजर आती है? क्योंकि वो बहुत सारे टुकड़े पास पास में है, पास पास में बहुत सारे टुकड़े, इसीलिए वो अपन को काली पट्टी नजर आ जाती है। उसी प्रकार से कोई भी एक निश्चित बिंदु ले लिया, उस निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदु हैं, और जब वो उन पूरे बिंदुओं को भर देते हैं, तो फिर अपन को एक काली लाइन सी नजर आ जाती है, और वो काली लाइन कहलाती है अपना वृत्त। तो ये क्या हो गया? वृत्त। अपना अध्याय 12 क्या कहता है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब लिखेंगे, ये अपना वृत्त बन गया। अब लिखेंगे अपने इसकी वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा क्या हो सकती है? ये अपना निश्चित बिंदु और इसके चारों तरफ स्थित समान दूरी पर स्थित ये बहुत सारे बिंदु, ये निश्चित बिंदु। अब अपन लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो वृत्त की परिभाषा किस हिसाब से लिखेंगे?
वो अपन देखते हैं आगे। यहाँ आ जाएगी वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा दोस्तों क्या होता है, किसी भी वीडियो को या किसी भी टॉपिक को अपन जब पूरा पढ़ते हैं तब जाके अपन को पूरा समझ में आता है। अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ हो उसको थोड़ा सा देखा, फिर आगे किया, फिर थोड़ा सा देखे, फिर आगे किया, फिर अपन को क्या समझ में नहीं आती। जैसे अभी मान लो क्लासरूम है, तो क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा था उसको थोड़ी बोलते हैं आप 5 मिनट आगे पढ़ा दो, 5 मिनट आगे पढ़ा दो। अपन क्या है, उसको पूरी क्लास देखते हैं तब जाके अपन को उसका पूरा टॉपिक समझ में आता है। इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को पूरा समझोगे तो पूरा 100% समझ में आएगा। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं व्रत की परिभाषा। व्रत की परिभाषा क्या होगी, अपन ने क्या किया था, जैसे यहाँ क्या था, निश्चित बिंदु लिया था और निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को क्या किया था, मिला दिया था। और उन मिलाने से उनको जो आकृति प्राप्त हुई थी वो आकृति क्या कहलाई थी, व्रत। उस हिसाब से जैसे अपन ने किया वैसा का वैसा अपन परिभाषा में लिखी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी एक निश्चित समतल जगह पर, समतल पर स्थित किसी, वृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगी, समतल पर स्थित किसी एक बिंदु के, किसी एक बिंदु के चारों तरफ, किसी एक बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहा जाता है। से बनी बंद आकृति को वृत्त कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। ये हो गई वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा, समतल दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये तो होगी वृत्त की परिभाषा। अब इसमें वृत्त के अंदर और क्या क्या चीजें आती है वो देखिए। अब यहाँ पर क्या है, ये निश्चित निश्चित बिंदु है एक, और निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित चारों तरफ बहुत सारे बिंदु हैं, समान दूरी पर स्थित बिंदु। अब यहाँ का निश्चित बिंदु है, ये तो एक है, और चारों तरफ स्थित बहुत सारे बिंदु है। इन चारों तरफ स्थित निश्चित बिंदु से बहुत सारे बिंदु में से अपन को क्या एक बिंदु लेना है, और उस एक बिंदु से बीच वाले निश्चित बिंदु तक एक लाइन खींचनी है। ये अपन को एक लाइन प्राप्त होती है जब एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ एक किसी एक बिंदु पर अपन एक लाइन खींचते हैं, वो एक दूरी बन जाती है और वो दूरी कहलाती है वृत्त के अंदर त्रिज्या। ये दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया इसमें, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या आती है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है, निश्चित बिंदु और निश्चित बिंदु से चारों तरफ समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं में से किसी एक बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। ये बनती है एक इसमें त्रिज्या। अब इसकी लिखेंगे अपन वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा। वृत्त के अंदर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं, जैसा अपन ने किया वैसा का वैसा ही परिभाषा में लिखता है, सेम परिभाषा बन जाएगी वही त्रिज्या। त्रिज्या कैसे बनाई थी अपन ने, एक निश्चित बिंदु लिया था और निश्चित बिंदु से चारों तरफ समान दूरी पे जो बिंदु थे उन बिंदुओं के बीच में एक लाइन खींची थी, उससे अपन को क्या प्राप्त होगी थी, त्रिज्या। वैसा का वैसा अपन को त्रिज्या की परिभाषा में लिखना। तो क्या आ जाएगी त्रिज्या की परिभाषा, निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से निश्चित
निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या होगी क्या हो गई? निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया वृत्त के अंदर का दूसरा पॉइंट। अब आगे देखते हैं वृत्त के अंदर और क्या चीजें आती है। फिर अगला पॉइंट आता है 3 नंबर, वृत्त का केंद्र। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वृत्त के अंदर एक और जगह और आते हैं नंबर 3 पे पॉइंट, वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का केंद्र कैसे बनता है? वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? क्या वृत्त का केंद्र कहलाता है? तो नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? वृत्त का केंद्र। अब देखिए, यहाँ पर अपन ने कोई निश्चित बिंदु लिया था और इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदु थे। अब इन जो चारों तरफ फैले हुए जो बहुत सारे बिंदु हैं, इनका एक निश्चित बिंदु है। इनका एक निश्चित बिंदु किधर हो सकता है? क्या बाहर हो सकता है क्या? जैसे मान लो अपन ने कोई इनके इन जो चारों तरफ के बिंदु उनका कोई निश्चित बिंदु बाहर ले लिया। यहाँ से इस बार वाले बिंदु से इस बार के निश्चित बिंदु की दूरी क्या मान ली अपन ने? 5 सेंटीमीटर मान ली। बार अपन ने कोई निश्चित बिंदु ले लिया, इस बार वाले निश्चित बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ वाले बिंदु से इस निश्चित बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर हो सकती? क्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये पास में है, ये दूर है, तो फिर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है? इस बिंदु का निश्चित बिंदु होगा क्या? सभी बिंदु का निश्चित बिंदु नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर यहाँ वाले बिंदु से इस बिंदु की दूरी लेंगे तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये बिंदु इन चारों तरफ के बाहर वाले जो बिंदु हैं उनके बिंदु का निश्चित बिंदु नहीं हुआ। तो फिर इन निश्चित बिंदु क्या होगा? इन चारों तरफ के बिंदुओं का समान दूरी का कोई एक बिंदु होगा, वो कहलाएगा निश्चित बिंदु। तो इन जो चारों तरफ के जो बिंदु है उनका एक समान दूरी का बिंदु कहाँ बन सकता है? केवल बीच में ही बन सकता है, और बीच में बनने की वजह से वो कहलाता है वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पर आ जाएगा वृत्त का केंद्र, क्योंकि बीच वाला जो बिंदु है वो बीच वाला बिंदु ही चारों तरफ के बिंदुओं की बराबर दूरी तय करेगा। तो यहाँ होता है वृत्त का केंद्र। अब ये हो जाएगी अपन की वृत्त की केंद्र की परिभाषा। वृत्त के केंद्र की परिभाषा क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे कि चारों तरफ के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के एक बीच में स्थित निश्चित दूरी के बिंदु को वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो आप लिखेंगे वृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगी? वृत्त के केंद्र की परिभाषा, केंद्र की परिभाषा समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के बीच में स्थित एक निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। वृत्त का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? बीच में। बीच में क्यों होता है? क्योंकि बीच वाला ही पॉइंट ऐसा बिंदु है जो चारों तरफ के समान बिंदुओं की दूरी बराबर बराबर तय करेगा। यदि बीच वाला जो बिंदु है इसकी दूरी यदि 4 सेंटीमीटर है
तो इधर वाले बिंदु की भी 4 सेंटीमीटर होगी और इधर वाले बिंदु की दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगी और नीचे वाले बिंदु की दूरी भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ के जो बराबर स्थित जो बिंदु हैं उनकी बराबर की दूरी केवल बीच वाले बिंदु में ही हो सकती है, इसीलिए वो बिंदु कहलाएगा बीच वाला बिंदु वृत्त का केंद्र। अब लेते हैं वृत्त के अंदर और कौन से पॉइंट आते हैं। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। एक तो अपने पास क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त का केंद्र हो गया। अब आएगी वृत्त की, एक आती है वृत्त के अंदर जीवा। वृत्त की जीवा। अब देखते हैं दोस्तों वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा क्या होती है, ये चारों तरफ के वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर चारों तरफ के बिंदु है, वृत्त के अंदर कितने हैं, चारों तरफ के स्थित निश्चित बिंदु है। अब इन जो चारों तरफ के जो बिंदुओं में है, उन बिंदुओं में से किसी भी दो बिंदुओं को, चारों तरफ के जो बिंदु हैं उनमें किसी भी दो बिंदु को लेना है और दो बिंदुओं को मिलाते हैं। जैसे कोई एक बिंदु अपन ने यहाँ ले लिया और एक बिंदु यहाँ का ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से क्या बन गई, एक रेखा बन गई। तो जो चारों तरफ के जो बिंदु हैं, उन चारों तरफ के बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वो कहलाती है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या कहलाती है, चारों तरफ के जो बिंदु हैं उन दो बिंदुओं में से मिला, चारों तरफ के बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा मिलती है वो रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा। तो वृत्त की परिभाषा यही हो, जीवा की परिभाषा यही हो जाएगी। वृत्त की जीवा की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या किया अपन ने वृत्त की जीवा को बनाने के लिए, चारों तरफ वृत्त के केंद्र में जो बिंदु था उसके चारों तरफ के जो बिंदु थे उन चारों तरफ के बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया और चारों तरफ के दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगी, वृत्त की जीवा बनेगी। तो यही वृत्त की जीवा की परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा में क्या लिखेंगे, वृत्त के समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो सरल वृत्त की समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो सरल रेखा बनती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा। सरल रेखा बनती है वह वृत्त की जीवा कहलाती। ये हो गई वृत्त की जीवा। अब आता है वृत्त के अंदर अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, वृत्त का व्यास। वृत्त के अंदर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। अब देखते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास, ये जो वृत्त है इस वृत्त के अंदर एक सीधी लाइन खींचेंगे अपन, वो लाइन भी इन चारों तरफ के दो बिंदुओं को ही मिलाएगी। जो अपन अगली लाइन खींचेंगे वो लाइन इस वृत्त के अंदर, इस वृत्त के चारों तरफ जो बिंदु है, ये छोटे छोटे वाले जो बिंदु हैं, इन चारों तरफ के बिंदुओं में से ही किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएगी। वही रेखा वृत्त की जीवा कहलाएगी। वृत्त का जीवा तो कहलाएगी, लेकिन वो ऐसी जीवा है वो जो दो बिंदुओं को मिलाएंगे, वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। वो जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी।
ये जैसे चारों तरफ के बिंदु हैं, एक बिंदु अपन ने यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, ये वृत्त का केंद्र है। तो ऐसी जो रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी वो कहलाएगी वृत्त का व्यास। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, वो लाइन क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। और एक ही त्रिज्या अपन ने इस केंद्र से इधर खींच दी, ये भी एक त्रिज्या है, तो एक त्रिज्या इधर होगी, एक त्रिज्या इधर होगी, यानी कि एक दो त्रिज्याओं को मिलाकर एक पूरी लाइन बन जाती है, वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। अब देखते हैं वृत्त के व्यास की परिभाषा। ये जो वृत्त का व्यास होता है ये भी एक तरह से वृत्त की जीवा ही होती है, लेकिन जीवा तो है, लेकिन ये व्यास कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाती है। यानी कि एक तरह से दूसरा नाम भी दिया जाता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? जो वृत्त के बीच में से होकर निकले। अगर यहाँ से इधर भी कोई रेखा निकल गई दो बिंदुओं को मिलाने वाली, लेकिन यदि वो वृत्त के केंद्र को काटती हुई निकल रही है, तो इधर भी क्या वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यानी कि वृत्त की सबसे लास्ट की दूरी और सबसे इधर लास्ट की दूरी, वो क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास। अब लिखते हैं वृत्त के व्यास की परिभाषा। तो वृत्त के व्यास की परिभाषा क्या हो जाएगी? वृत्त की दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त की सबसे बड़ी, एक तरह से ये जीवा ही होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की, इसीलिए इसको वृत्त का व्यास कहा जाता है। तो एक नाम तो इसका क्या हो जाएगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। वृत्त का व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्योंकि वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इस वजह से उसका वृत्त का व्यास कहा जाता है। वृत्त के व्यास की परिभाषा क्या हो जाएगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। अगला एक पॉइंट और ले लेंगे वृत्त के व्यास का। ये तो हो गया वृत्त के व्यास का एक पॉइंट। एक और पॉइंट आ जाएगा वृत्त के व्यास नंबर 5 पे, वृत्त का व्यास। परिभाषा नंबर 2, दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? दो बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त के समान दूरी पर स्थित, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त के समान दूरी पर स्थित, वृत्त के समान दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती। तो देखिए दोस्तों, वृत्त के व्यास की यहाँ पर दो परिभाषा होगी। एक परिभाषा तो क्या होगी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि जीवा क्या होती है? जीवा वृत्त के समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं की में से किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये जो जीवा है वृत्त के दो ही बिंदुओं को मिला रही है। चारों तरफ एक बिंदु तो यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इन चारों तरफ के बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रही है, इसीलिए वृत्त की जीवा होगी। लेकिन ये बहुत दूसरी जीवाओं से अलग है
क्यों अलग है? क्योंकि ये ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसलिए इसको वृत्त का व्यास कहा जाता है। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वृत्त के समान दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त की क्या हो जाएगी? वृत्त का व्यास हो जाएगी। तो ये तो हो गए वृत्त के पॉइंट। अगला पॉइंट है वृत्त के अंदर। अब आता है वृत्त का पॉइंट और मेन पॉइंट, वो कौन सा है? वृत्त की परिधि। कौन सा पॉइंट है? वृत्त की परिधि। ये होता है दोस्तों वृत्त के अंदर सबसे मेन पॉइंट। क्या होता है? वृत्त की परिधि। अब देखते हैं कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? तो अपन ने वृत्त कैसे बनाया था? सबसे पहले एक बीच में एक निश्चित बिंदु लिया था, और निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदु लिए थे, और उन बिंदुओं को मिलाया, नहीं मिलाया बल्कि बहुत सारे बिंदु किए, जो जहाँ पर जगह खाली थी उन चारों तरफ क्या क्या छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु कर दिए। तो बहुत सारे बिंदु जब अपन ने पूरे बिंदुओं को भरा, तब चारों तरफ के सारे बिंदुओं को भरा, तो अपन को एक लाइन जैसी नजर आई, और वही लाइन क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। तो ये वृत्त की परिधि क्या बनी? जो चारों तरफ के जो छोटे छोटे बिंदु थे, उन छोटे छोटे बिंदु को अपन ने मिलाया, और मिलाने से जो एक रेखा उभरी, वो रेखा बनती है वृत्त की परिधि। अब लिखेंगे आप इसके वृत्त की परिधि की परिभाषा। तो वृत्त की परिधि की परिभाषा क्या बन जाएगी? निश्चित बिंदु के वृत्त के एक निश्चित बिंदु। वृत्त का निश्चित बिंदु कौन सा था? यही वृत्त का केंद्र। वृत्त का निश्चित बिंदु कौन सा था? वृत्त का निश्चित बिंदु। वृत्त का निश्चित बिंदु क्या था? वृत्त का केंद्र ही था। यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का केंद्र कोष्ठक के अंदर, क्योंकि कोष्ठक के अंदर जो वृत्त का केंद्र लिखा हुआ है वो वृत्त का केंद्र ही वृत्त का एक निश्चित बिंदु। तो अपन ने क्या किया था? वृत्त की एक वृत्त, यहाँ भूल जाते हैं दोस्तों बीच में लिखने, तो क्या लिखा? वृत्त के एक निश्चित बिंदु, यानी कि एक निश्चित बिंदु यानी वृत्त के केंद्र के चारों तरफ स्थित, चारों इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ बहुत सारे समान दूरी पर स्थित बिंदु थे। चारों तरफ स्थित सभी बिंदु कर दो, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु, सभी बिंदुओं को मिलाने से, सभी बिंदुओं को मिलाने से बनी या बने पथ, बने वृत्ताकार पथ को, बने वृत्ताकार पथ को वृत्त की परिधि कहा जाता है। वृत्त की परिधि कहा जाता है। वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ क्या? पथ का मतलब रास्ता, यानी कि रास्ता जैसा ही बन गया, एक रोड जैसी, एक लाइन जैसी बन गई, वो होगी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या हुई? वृत्त के एक निश्चित बिंदु से, वृत्त के एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से बना जो वृत्ताकार पथ है, वो वृत्ताकार पथ क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता है। ये होते हैं, ये हो गए दोस्तों वृत्त के अंदर के 6 पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। वृत्त के अंदर अगले पॉइंट और कौन से आते हैं? ये तो हो गए दोस्तों वृत्त के पॉइंट। अब आते हैं इनके वृत्तों के पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि वृत्त की परिधि को किस नाम से जाना जाता है, वृत्त की त्रिज्या को किस नाम से जाना जाता है, वृत्त के व्यास को कैसे जाना जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं वृत्त के अंदर जो जो भी अपन ने पॉइंट पढ़े, उन पॉइंटों को किस नाम से पुकारा जाता है, उनका क्या साइन दिया जाता है,
उनको किस नाम से क्या उनकी संख्या होती है, क्या उनकी काल्पनिक संख्या होती है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर वृत्त के अंदर आता है एक नाम, सुना है आपने, पाई। वो पाई क्या होता है? ये पाई, ये पाई क्या होता है? पहले के जो जिन्होंने मैथ्स को बनाया, जिन्होंने वृत्त बनाया, वृत्त का सूत्र बनाया, उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि अपन को वृत्त के अंदर त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी, वृत्त के अंदर इसका व्यास भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई एक निश्चित संख्या बनाई उन्होंने, ताकि उसके आधार पर अपन वृत्त का व्यास भी निकाल सके, वृत्त की त्रिज्या बना सके। तो उनको बनाने के लिए उन्होंने एक नाम दिया था, ये पाई। इस पाई को उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया? इस पाई को बनाया उन्होंने वृत्त की, ये पाई होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात। पाई को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को ही अपन पाई का नाम दिया गया है। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का क्या नाम दिया गया है? पाई। पाई किसे कहा जाता है? वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को, वृत्त के अंदर जो पाई अपन काम में लेते हैं, जो पाई का मान रखते हैं, वो यहाँ से बनता है वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के, यहाँ से व्यास के अनुपात से। यानी कि वृत्त की परिधि में यदि वृत्त के व्यास का अनुभाग देंगे तो जो संख्या प्राप्त होती है अपन को, वो कहलाती है पाई। और इस पाई का नाम दिया, पाई का मान भी दिया गया है। पाई का मान क्या दिया गया है? 22/7, जिसका आप प्रयोग अपन आगे जब व्रत के बारे में जो सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर इन संख्याओं को रखेंगे, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो व्रत के अंदर पहला एक संख्या दी गई है, जो काल्पनिक संख्या दी गई है, वो क्या दी गई? पाई। और उस पाई का मान क्या माना गया है? 22/7। और वो पाई किसको कहते हैं? वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को ही पाई कहा जाता है। अगली संख्या आती है अपने पास, अगली आती है, एक आते हैं टॉपिक त्रिज्या। इस त्रिज्या का भी एक नाम दिया गया है। इस त्रिज्या का नाम क्या दिया गया है? आर। एबीसीडी का, छोटी एबीसीडी का आर, वो क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या। फिर आता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का क्या व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास एक सबसे बड़ी जीवा होती है, और सबसे बड़ी जीवा यहाँ से यहाँ तक की, ये इस बिंदु, चारों तरफ के जो बिंदु हैं, उन बिंदु से नीचे वाले जो बिंदु की जो मिलने से जो रेखा बनती है, वो बनती है वृत्त का व्यास। अब देखिए, इस वृत्त के व्यास के अंदर एक दूरी तो इस बिंदु से इस केंद्र तक के बिंदु की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की तो क्या कहलाती है? केवल वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। एक त्रिज्या इधर भी हो गई, इस बिंदु से केंद्र से बाहर के बिंदु तक की एक लाइन क्या होगी? त्रिज्या होगी। अब इस देखो, ये पूरा से यहाँ तक का क्या कहलाया? इस बार बार दो बिंदुओं को मिलाकर क्या बन गया? एक वृत्त का व्यास बन गया। अब इस व्यास के अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक त्रिज्या इधर है और एक त्रिज्या इधर है। तो इसका क्या दिखता है अपन को? वृत्त का जो व्यास है, इस व्यास के अंदर क्या छुपी है? दो त्रिज्याएं छुपी हुई है। तो यानी कि दो त्रिज्याओं को मिलाकर क्या बन जाता है? एक व्यास बन जाता है। और व्यास का नाम दिया गया है बड़ी एबीसीडी का डी। क्या नाम दिया गया है? बड़ी एबीसीडी का डी। इस बड़ी एबीसीडी के डी को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास होता है। यानी कि इसका अंग्रेजी में नाम होता है डायामीटर। डायामीटर तो वो क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त के व्यास को क्या नाम दिया गया? बड़ी एबीसीडी का डी। तो बड़ी एबीसीडी का व्यास का नाम क्या दिया गया? डी। इस डी को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जो वृत्त का व्यास है, इस बार वाले दोनों बिंदुओं को मिला करके जो केंद्र से होकर गुजरी, वो जीवा क्या है? वृत्त का व्यास है। और इस वृत्त के व्यास के अंदर दो त्रिज्याएं छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? दो त्रिज्याएं छुपी है। और उन दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर भी एक व्यास बना हुआ है। तो वृत्त के व्यास का एक अपन दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। क्या लग सकते हैं? 2r। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? 2r। 2r का क्या मतलब हो गया? यानी कि दो त्रिज्याओं को मिलाकर जो संख्या, जो दो त्रिज्याओं को मिलाकर जो डाया प्राप्त हुआ, जो लाइन प्राप्त हुई, वो कहलाती है वृत्त का व्यास। जो दो त्रिज्याओं को मिलाकर एक लाइन प्राप्त हुई वृत्त का व्यास, वो क्या कहलाई जाएगी? वृत्त का व्यास। अगला पॉइंट लेते हैं वृत्त के अंदर।
अगला पॉइंट ले लेते हैं इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, वृत्त का व्यास कैसे निकालते हैं। यहाँ आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का अपन को क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर के द्वारा, इसमें पाई आर स्क्वायर में जो सूत्र दिया है उसमें क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या और पाई का मान अपन मान ही लेते हैं। पाई का मान क्या होता है, 22/7। यदि इस वृत्त के अंदर कहीं पर भी यदि आर का मान दे रखा हो तो उसके आर का मान डाल के, आर का मान रख के, पाई का मान रख के, और उससे अपन क्या बना सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बना सकते हैं। फिर इसी से अपन बनाते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो उसका क्या सूत्र हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या से पहले एक आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का क्या सूत्र हो जाएगा, ये तो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो बार बार की जो बॉर्डर होती है, जो वृत्त के अंदर जो बार बार की जो बॉर्डर होती है वो बार बार की बॉर्डर तो कहलाती है वृत्त की परिधि। और इसके अंदर का जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा एरिया, वृत्त के चारों तरफ गोलाकार क्षेत्र का जो पूरा एरिया होता है वो पूरा एरिया कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है इसको कैसे निकालते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर के वाले सूत्र से। इसके अंदर आती है परिधि की परिधि, मतलब बार बार की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कहाँ तक है, उस बॉर्डर को कैसे निकालते हैं। जो वृत्त का पथ है, ये वृत्त का पथ जो परिधि कहलाती है, उस परिधि को कैसे निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि को निकालने का सूत्र है, वो वृत्त की परिधि को निकालने का क्या सूत्र है, 2πr। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है, वो 2πr। 2πr, इसमें किस किस की जरूरत पड़ी, एक तो संख्या 2 है ऑटोमेटिक आएगी, दूसरा पाई है, पाई का मान अपन रख ही देंगे, दूसरा क्या दे रखा है, आर। आर अपन को कहीं पे दे रखा है किसी क्वेश्चन में, तो आर का मान रख देंगे और वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि कैसे निकाल देंगे, 2πr के सूत्र से। अब यदि मान लो अपन को निकालनी हो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या निकालनी हो, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब अपन को निकालनी हो वृत्त की त्रिज्या, और अगर मान लो अपन को वृत्त के त्रिज्या का सूत्र याद नहीं हो, लेकिन अपन को याद है कि अपन को वृत्त की परिधि का सूत्र याद है और वृत्त का क्षेत्रफल याद है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का सूत्र याद हो तो भी वहीं से अपन वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या को क्या नाम दिया जाता है, आर। अपन निकालेंगे जैसे वृत्त की त्रिज्या, अगर मान लो अपन को वृत्त का परिधि दे रखा है तो वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से अपन वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या का वैसे कोई सूत्र नहीं है, लेकिन अपन को वृत्त की त्रिज्या कहाँ से निकालनी है, वृत्त के क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल का जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के अंदर त्रिज्या छिपी हुई रहती है, इसलिए अपन त्रिज्या को क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या निकाल लेंगे। यदि वृत्त की परिधि दे रखी है तो वृत्त की परिधि में से अपन वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो जैसे अपन निकालते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त का के क्षेत्रफल से वृत्त की त्रिज्या निकालना। वृत्त की त्रिज्या कहाँ से निकाल लेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से। पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्त की त्रिज्या निकालना। जैसे मान लो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर से अपन को आर निकालने, मतलब वृत्त की त्रिज्या निकालनी, यहाँ से निकालेंगे अपन वृत्त की त्रिज्या आर। तो आर मान लो पाई, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर 50। यदि अपन को एक चीज ध्यान रखना कि यदि वृत्त के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो यदि वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो वो एग्जामिनेशन के अंदर क्या देगा, वृत्त का क्षेत्रफल जरूर देगा। जैसे यहाँ क्या लेंगे, मान लिया अपने वृत्त के क्षेत्रफल को 50 मान लिया, कितना मान लिया, वृत्त का क्षेत्रफल 50 मान लिया, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे।
तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 50। उसमें से अपन को क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी। तो वृत्त की त्रिज्या कहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर, तो इस पूरी त्रिज्या को इधर ले लो। यहाँ क्या हुआ है, क्या दे रखा है, आर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर ले लो आर स्क्वायर बराबर। तो जब अपन ये आर स्क्वायर इधर निकालेंगे तो ये वाली संख्या मैंने जो पहले बताया था, ये पाई जो पाई आर स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो ये आर स्क्वायर जब अपन इधर ले लेंगे तो ये पाई कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये जो पाई है ये 50 के नीचे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 50/पाई। क्या हो जाएगा, 50/पाई। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर 50/पाई हो गया। फिर अपन इसके अंदर से आर अलग निकाल लेंगे और फिर आगे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये आर निकालना अपन आगे और जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आगे से अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे से बता दिया जाएगा। अब निकालते हैं, ये तो निकाले अपन ने वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्त की त्रिज्या। अब निकालेंगे वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या। नंबर 2 पे वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या निकालना। वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या निकालना। पहले तो अपन ने क्या किया था, वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्त की त्रिज्या निकाली थी। अब निकालेंगे अपन वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है, परिधि का क्या सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। यहाँ से अपन को निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। इधर लिख देते हैं, ये वृत्त की परिधि दे रखी है। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है, 2πr। अब मैंने पहले क्या बताया था कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल से यदि वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो वृत्त के क्वेश्चन के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल का वो मान देगा। उसी प्रकार से यदि अपन को परिधि के अंदर से त्रिज्या निकालनी है तो परिधि का भी वो मान देगा, तभी अपन वृत्त की त्रिज्या निकाल दें। उसी प्रकार से जैसे अपन ने पहले 50 मान लिया था 2πr वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ भी इसकी 2πr मतलब वृत्त की परिधि मान लेते हैं। परिधि की मान लो कोई भी परिधि, कोई भी मान मान लो, 25 50 जो भी मान लिया अपन ने, तो वृत्त की परिधि का क्या मान लिया, 25 मान लिया। अब यहाँ से अपन त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो जैसे पहले अपन ने किया था, ये आर की क्या हो रहा है, 2π के साथ गुणा हो रहा है। तो इस आर को जब अपन अलग से लेंगे तो 2π कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा वाली संख्या बाद बराबर के उधर जाती है, तो किस में चेंज हो जाती है, गुणा में, भाग में। तो गुणा वाली संख्या किस में चेंज हो जाती है, भाग में, और भाग वाली संख्या किस में चेंज हो जाती है, गुणा वाली संख्या में। तो ये आर अपन ने यहाँ ले लिया, यहाँ क्या बचा, 2π बचा, ये बराबर, और इधर क्या संख्या है पहले से 25, इस 25 के नीचे आ जाएगा ये 2π। तो परिधि से जब अपन त्रिज्या निकालेंगे उसका क्या सूत्र बन जाएगा, r बराबर 25/2π। यहाँ से अपन वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों त्रिज्या निकालने का, परिधि से त्रिज्या निकालने का सूत्र और क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालने का सूत्र। अब इस वृत्त के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चनों को अपन बनाएंगे अगले वाले टॉपिक में। यहाँ तक दोस्तों, धन्यवाद।